गरीबी से परेशान और ऊपर से छोटे से घर में गर्मी के कारण बूढ़ी हिमानी के गरीब परिवार वाले काफी परेशान हो चुके थे। हिमानी अपने छोटे से घर में अपने पति राजेश, तीन बहुएं कविता, पायल, अनीता और बेटी साक्षी, इन सब के साथ अपने गीले शरीर को कपड़े से पोंछ रही थी। कह कह कर थक गई हूँ मैं तीनों निकम्मों को कि घर में एक नया कूलर ले आओ, पर मेरे तीनों निकम्मे बेटे काम के नाम पर बस शहर में मौज कर रहे हैं। हिमानी, यहाँ घर में तो गर्मी के कारण दम घुट रहा है। मैं बाहर आंगन में जाकर बैठता हूँ। माँ, आप जाकर नहा लीजिए। यहाँ शरीर से दरिया के पानी की तरह पसीना निकल रहा है। पूरा शरीर में पसीने में लथपथ हो गया और तू कह रही है जाकर मैं नहा लूं। गर्मी के कारण हिमानी का दिमाग चिड़चिड़ा हो चुका था। मई का महीना चल रहा था। कड़ाके की गर्मी पड़ने से हिमानी और सबका हाल से बेहाल हो रहा था, क्योंकि हिमानी के घर में एक ही पुराना सीलिंग पंखा था, वो भी ना के बराबर चल रहा था। जेठानी जी, ये गर्मी तो सच में कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है हमें। हम अपने पतियों से कहते हैं ना कि वो हमारे लिए कूलर भेजे। तुझे पता है ना अनीता कि पिछली बार जब मैंने इनसे पैसे मांगे थे तो वो कैसे मुझ पर भड़क गए थे। शहर में हमारे पतियों को काफी कम आमदनी मिलती है, वो अपने परिवार का गुजारा ही इतनी मुश्किल से चला पा रहे हैं। तो फिर क्या करें जेठानी जी, रात भर इस गर्मी में मरते रहे हम। माँ जी, ससुर जी भी कितने परेशान हो रहे हैं इस गर्मी से। ऊपर से ये पंखा ना हवा दे रहा है ना तेजी से चल रहा है। कविता, पायल और अनीता, ये तीनों के पति शहर में काम करने में गए हुए थे, जो वहीं रहते हैं। तीनों के पति शहर में छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत ही कम थी। हिमानी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद गरीबों वाली थी। गर्मी से बचने के लिए उनके घर में कोई भी चीज नहीं थी। बहरहाल हिमानी राजेश के साथ घर के आंगन में जाकर बैठ जाती है और साक्षी भी अपनी भाभीियों के साथ घर के काम में लग जाती है। मैं तो बाजार से धनिया लाना ही भूल गई। साक्षी, जा पड़ोस वाली शीला काकी से थोड़ा धनिया मांग कर लिया। जी भाभी, अभी जाती हूँ। साक्षी बाहर आती है तो हिमानी और राजेश अपने घर के आंगन में पेड़ के नीचे बैठे थे। हिमानी का घर बहुत छोटा था। तभी साक्षी पड़ोस वाली शीला के बड़े से घर के बाहर आती है। अरे, शीला काकी के घर का दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता है, फिर आज इनका दरवाजा बंद कैसे? काकी जी, दरवाजा खोलिए, मैं साक्षी हूँ। काकी जी। तभी दरवाजा खुलता है तो सामने शीला खड़ी थी। क्या हुआ साक्षी? काकी जी, थोड़ा धनिया मिलेगा? हाँ, अंदर आ जल्दी, वरना बाहर की सारी गर्म हवा मेरे घर में घुस जाएगी। शीला साक्षी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लेती है। अरे काकी जी! साक्षी जैसे ही अंदर आती है तो उसे शीला का ये घर अंदर से बहुत ठंडा लगता है। काकी जी, आपके इस घर में इतना ठंडा कैसे लग रहा है, जबकि बाहर तो आग बरस रही है गर्मी की? क्योंकि हमने हमारे घर में नया एसी लगाया है, वो देख सामने दीवार पर, उसी की वजह से हमारे घर में इतना ठंडा लग रहा है। साक्षी सामने ऊपर दीवार पर देखती है तो वहाँ एक कीमती एसी लगा हुआ था। अरे वाह, ये एसी इतना अच्छा आता है, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। फिर तो आपको जरा सी भी गर्मी नहीं लगती होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शीला साक्षी आपस में बातें करती हैं। थोड़े समय बाद साक्षी अपने घर चली जाती है और अपनी भाभीियों को शीला के घर के एसी के बारे में बताती है। अच्छा, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था शीला काकी का घर? हाँ भाभी, हाँ, उनके घर में जो एसी लगा हुआ है ना, उसी की वजह से उनका घर इतना ठंडा लग रहा था। मेरा तो वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना ठंडा लग रहा था वहां। काश कि हमारे घर में भी एसी होता तो हमें भी इस गर्मी से छुटकारा मिल जाता। एसी खरीदना हम गरीबों के बस की बात नहीं है साक्षी, वो बहुत कीमती आता है। हाँ भाभी, एसी सच में बहुत कीमती आता है, हम कभी भी एसी नहीं खरीद पाएंगे। सब अपनी गरीबी को देखकर काफी मायूस होने लगते हैं। अब दुखी क्यों हो रही हो? जब तुम्हारे पतियों की अच्छी कमाई होने लगेगी तो हम भी एक एसी खरीद लेंगे। सब अपने अपने काम में लगने लग जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं।
गर्मी के कारण घर में ना कोई ठीक से सो पा रहा था, ना ही कोई बैठ पा रहा था। एक शाम कविता, पायल, अनीता तीनों घर के आंगन में पेड़ के नीचे बैठी थी। पता नहीं कब हमारे जीवन से गरीबी दूर होगी। पायल, अनीता, हम अपने जुगाड़ से एक एसी बनाते हैं ना। जेठानी जी, हम एसी कैसे बना सकते हैं? एसी का सामान कितना अलग होता है। हमें कुछ लकड़ियों की जरूरत होगी, 3 छोटी पुरानी डीसी मोटर और छोटे पंखे लगेंगे। बस इतना सामान आते ही बन जाएगा अपना एसी। अच्छा, इन सब से कैसे बनेगा एसी? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले चलो हम कबाड़ की दुकान से मोटर और पंखे खरीद कर लाते हैं। कविता अपने साथ कुछ पैसे लेती है और दोनों देवरानियों के साथ गांव में एक बड़ी सी कबाड़ की दुकान में आती है। हाँ जी, बोलिए बहन जी, क्या बेचना है आपको? हमें कुछ बेचना नहीं है, हम यहाँ पुराने छोटे पंखे जो कूलर में लगते हैं ना, वो लेने आए हैं, और साथ में डीसी छोटी 3 मोटर्स। क्या ये सामान मिल जाएगा आपके पास? हाँ, मिल जाएगा। कल ही कई सारे पुराने कूलर आए हैं। तभी कबाड़ की दुकान का मालिक अपनी दुकान से 3 छोटी डीसी मोटर और छोटे कूलर में लगने वाले 3 पंखे कविता को देता है। कितने पैसे हुए भैया इनके? दे दो, आपको जो देना है। दीदी, आप ये पुरानी चीजें क्यों ले रही हो? अगर ये बंद निकली तो हम ये सारा सामान नया नहीं खरीद पाएंगे, और अगर इनमें कुछ खराबी रही तो हम मरम्मत करवा लेंगे इनकी। तभी कविता उसे 300 रुपए देकर वो सारा सामान घर में ले जाती है। अगले दिन अनीता, पायल, चलो हम लकड़ी कारखाने से कुछ लकड़ियाँ लेकर आते हैं। बहू, तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हम अपने जुगाड़ से एक एसी बना रहे हैं। अरे बहू, एसी ऐसे जुगाड़ वुगाड़ से नहीं बनता। कोशिश करके देखते हैं ना बापूजी। तभी तीनों बाहर चली जाती है। यहाँ हम पाई पाई को तरस रहे और ये बहुएं हैं कि फिजूल पैसा बर्बाद करती जा रही है। बाबा, भाभियाँ कुछ सोच समझ कर ये काम कर रही होंगी, उन्हें करने दीजिए। हिमानी की तीनों बहुएं बहुत ही जुगाड़ू थी। वो हर बार कुछ न कुछ जुगाड़ करती ही रहती। शाम का समय तीनों चपटी वाली कुछ लकड़ियाँ लाती है। तभी कविता कील की सहायता से उन लकड़ियों को जोड़कर एसी की तरह दिखने वाला बड़ा सा बक्सा बनाती है। अब देखो, सबसे पहले हम इस लकड़ी के बॉक्स की इस लकड़ी पर अंदर से तीनों मोटरों को फिट करते हैं और उनमें ये पंखे लगा देते हैं। तभी तीनों इस काम में लग जाते हैं। अब एक दिन ऐसे ही बीत जाता है। तीनों उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक दूसरे के करीब 3 मोटर फिट करके एक मोटर में पंखा लगा देते हैं। क्या करना इस गर्मी का है मानी, मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझसे तो घर में बैठा भी नहीं जा रहा। राजेश बाहर चला जाता है। बहुओं, तुम करो अपना काम, मैं भी बाहर खुली हवा में जाकर बैठती हूँ। हिमानी भी बाहर चली जाती है। साक्षी, तुम खाने की व्यवस्था कर दो ना, हम तब तक अपना काम करते हैं। साक्षी खाने की व्यवस्था करने चली जाती है। अनीता, तू जाकर किसी दुकान से 2 अनाज की खाली बोरियां लेकर आ, और पायल, तू बाहर से कुछ खाली पानी की प्लास्टिक की बोतलें ले आ। दोनों बाहर चली जाती है। चलो, तब तक मैं इसकी वायरिंग कर लेती हूँ। इधर बाहर हिमानी और राजेश बैठे थे। तभी उनके पास शीला आती है। क्या हुआ हिमानी जी, यहाँ बाहर गर्मी में क्यों बैठे हो? अरे, अंदर वो बहुएं लकड़ियों का एसी बना रही है ना, तो हम यहाँ आकर खुली हवा में बैठ गए। क्या, लकड़ियों का एसी? शीला जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हिमानी जी, लकड़ियों का भी भला एसी बनता है क्या? आपकी बहुएं पगला वगला तो नहीं गई है ना? पता नहीं क्या कर रही है वो। अच्छा, जब आपकी बहुएं लकड़ी का एसी बना लेंगी तो मुझे दिखाना जरूर, मैं भी तो देखूं कि लकड़ी का एसी होता कैसा है। शीला हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। क्या जरूरत थी उसे ये बात बताने की? अब वो जाकर पूरे मोहल्ले में हमारा मजाक बनाएगी और सब हंसेंगे हम पर। अब अनीता पायल को सामान लाने में रात हो जाती है। करीब रात के 11 बज जाते हैं। बहू, जरा मुझे हवा कर दे, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। तभी कविता अनीता अपने सास ससुर को आधी रात में हवा करने लगती है। अगले दिन कविता लकड़ी के बॉक्स में लगाए मोटर
और फैन के सामान 2 अनाज की बोरियां लटका देती है और ऊपर लकड़ी पर गड्ढा करके वहां कुछ पानी की बोतल उल्टी करके चिपका देती है और उन बोतलों के ऊपर से सिर काट कर उनमें पानी भर देती है, जिसके बाद उन बोतल से बूंद-बूंद पानी उन बोरियों में टपकता जाता है। आखिर बन ही गया हमारा जुगाड़ू एसी। अब इसकी उठाकर लगाए कहाँ? जेठानी जी वहाँ खिड़की पर लगा देते हैं। तभी तीनों उस लकड़ी के बने एसी को खिड़की के ऊपर दीवार पर चिपका देते हैं। तभी कविता उन मोटर को ऑन करती है तो लकड़ी के बॉक्स के अंदर लगी तीनों मोटर शुरू हो जाती है और पंखे की हवा अनाज की बोरियों पर पड़ती है, जिसके बाद पानी गिरने से वो बोरियां गीली होती है और गीली होने के कारण पंखे की हवा अनाज की बोरियों से होकर ठंडी होकर घर के अंदर आती है, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में घर एसी की तरह ठंडा हो जाता है। अरे वाह, घर तो सच में ठंडा हो रहा है। वाह भाभी, आपने जुगाड़ से एसी बढ़िया बनाया है। हाँ, घर तो सच में ठंडा हो रहा है। इसे कहते हैं गरीबों का एसी। तभी 2 घंटों में पूरा घर एसी की तरह ठंडा हो जाता है। तभी शीला वहाँ आती है। आए हाय, यहाँ इतना ठंडा कैसे लग रहा है? ये हमारे एसी का कमाल है काकी जी। देखिए, हमारा लकड़ी से बना जुगाड़ू एसी। शीला भी उस एसी को और उसकी ठंडक को देखकर हैरान हो जाती है। आए, ये कैसे हो सकता है? हमें इतना महंगा एसी खरीदा और इन्होंने लकड़ियों से एसी बना लिया। अभी जाकर उस दुकान वाले से अपने आधे पैसे वापस लेती हूँ। बुरी गत के, उसने हमें इतना कीमती एसी दे दिया। शीला वहाँ से चली जाती है। सच में बहू, तुम तीनों ही बड़े कमाल की हो। उसके बाद सब उस लकड़ी के बने एसी की ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं और अब सब मजे से घर के अंदर बैठने, सोने, उठने लगे, जिसके बाद कविता के ससुराल वालों को हमेशा के लिए गर्मी से छुटकारा मिल गया और वो भी गर्मी भरे इस मौसम में अपनी लकड़ी के बने एसी से असली लकड़ी की तरह ठंडक का आनंद लेने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। शर्मिला घर के दरवाजे की ओर निहार रही है। रोशनी उनसे बात कर रही है। क्या हुआ माँ, आप दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? बड़े दिनों से मुझे अपने बड़े बेटे की याद आ रही है। जब से शहर में रहने लगा है तब से तो मैं अपनी माँ को भूल ही गया है। उसे घर आए हुए भी कितना समय हो गया है। दरवाजे की ओर देखकर यही सोच रही हूँ, काश वो आ जाए। आप उन्हें क्यों याद कर रही है माँ? यहाँ आपकी देखभाल के लिए आपका छोटा बेटा और छोटी बहू तो है ही। अगर हमारी तरफ से सेवा में कोई कमी रह गई हो तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए बहुत प्यारे हो, मगर बड़े बेटे को देखे हुए अरसा हो गया, बस इसीलिए उसकी याद आ रही थी। घर की छोटी बहू रोशनी और सास बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर शर्मिला का बड़ा बेटा शुभम और बड़ी बहू निशा दस्तक देते हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये तू ही है ना शुभम? तू आ गया बेटा, तू आ गया। और बहू भी आई है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अभी तेरे ही बारे में बात कर रही थी और तू आ गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है शुभम। नहीं नहीं माँ, ये हम ही हैं। आप कोई सपना देख रही हैं। मैं और निशा सच में आपसे मिलने आए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। तुम दोनों को यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आइए आइए, अंदर आइए आप दोनों। माँ जी बहुत दिनों से आपको याद कर रही थी। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। शुभम सालों पहले काम के सिलसिले में बड़े शहर गया था और फिर वहीं जाकर बस गया। काफी दिनों बाद शुभम अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटा था, जिसे देखकर सब खुश थे, मगर उसके लौट आने का असली कारण अभी तक कोई नहीं जानता था। रात के समय में निशा और शुभम अपने कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ए जी, ज्यादा समय मत लगाना हाँ, और अपना काम करके तुरंत यहाँ से चलना। तुम्हें याद तो है ना हम यहाँ किस काम से आए हैं? यहाँ माँ का प्यार देखकर भूल गए। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ निशा, मुझे सब याद है। कैसे भी करके हमें इस घर को अपने नाम कराना है, याद है मुझे। हाँ, कल ही काम करवा लेना और फिर परसों हम अपने घर वापस चले जाएंगे। ठीक है। अगले दिन
रोशनी और निशा किचन में है। दीदी, आज मैं आप सबके लिए खाने में क्या बनाऊं? आपको जो पसंद हो बता दीजिए। कुछ भी बना लो रोशनी, जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा ठीक है। इतने में शुभम वहाँ आ जाता है। निशा इधर आना। आती हूँ, रुकिए जरा। निशा शुभम के पास जाती है। शुभम के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं और दोनों पति पत्नी आपस में खुशफुसाकर बातें करते हैं। ये देखो, मैंने घर के पेपर बनवा लिए हैं। इस पर माँ के साइन होते ही ये घर हमारा हो जाएगा। अरे वाह, अब आप माँ जी को चकमा देकर जल्दी से इस पर उनके साइन करवा लीजिए। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद शुभम अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे इस कागज पर आपके साइन चाहिए थे। दरअसल मैंने शहर में कोई काम शुरू किया है, उसी के सिलसिले में मुझे आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। अच्छा, खूब तरक्की करो बेटा। ला दे कागज, अभी साइन कर देती हूँ। और मेरे कमरे से मेरा चश्मा भी ला दे, एक बार कागजों को पढ़ भी लेती हूँ। क्या माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? आपको साइन नहीं करने तो बता दीजिए, मैं ऐसे ही शहर वापस लौट जाऊंगा। ठीक है, करती हूँ। तू तो नाराज हो गया। शर्मिला उन कागजों पर साइन कर देती है और देखते ही देखते शुभम पूरा घर अपने नाम कर लेता है। और ऐसा करते ही सब लोग शुभम का एक अलग ही रूप देखते हैं। अगले दिन सब लोग साथ में बैठे हैं। वो मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। जी भैया, कहिए ना। इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दो, क्योंकि ये घर अब मेरा हो चुका है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये देखो, ये रहा इसका प्रूफ, घर के कागज जो अब मेरे नाम हो चुके हैं। अब तुम सब अपना कहीं और ठिकाना ढूंढो। ये सब क्या है शुभम? ये घर मोहित का भी है। लेकिन अब नहीं, ये घर अब मेरा है। हम अचानक ऐसे बेघर हो जाने के बाद कहाँ जाएंगे? भैया, कोई नया ठिकाना? भैया, नई छत ढूंढने के लिए हमें कुछ समय तो चाहिए ना। अच्छा तो शुभम जी, ऐसा करते हैं, इन्हें यही घर किराए पर दे देते हैं। जब तक ये अपना घर नहीं बना लेते, तब तक ये चाहे तो इस घर में रह सकते हैं, मगर इन्हें हर महीने 5,000 रुपए हमें देने होंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो बताओ मोहित, क्या तुम इसी घर में रहने के लिए किराया देने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो तुम यहीं रह सकते हो, नहीं तो अभी के अभी ये घर खाली कर दो। हाँ मोहित जी, यही ठीक रहेगा। नहीं तो हम कहाँ जाएंगे कोई नया घर ढूंढने। अब अच्छा ठीक है भैया, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, हमारा काम हो गया है, अब हम चलते हैं। और तुम याद से हर महीने पैसे भेजते रहना और मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। इसके बाद शुभम और रोशनी वहाँ से अपने घर वापस लौट जाते हैं। मोहित, रोशनी और शर्मिला निराश बैठे हैं। ये अचानक क्या हो गया हमारे साथ? कल तक जो घर अपना था, आज वही हमसे छिन गया। अब इसमें रहने के लिए हमें पैसे चुकाने होंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। शुभम ने मुझे धोखा देकर घर के कागजात पर मेरे साइन ले लिए। मेरी ही गलती से आज ये अपना घर किराए का हो गया। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माँ जी। शुभम भैया की नीयत में ही खोट था। वो इतने सालों बाद इस घर को अपने नाम कराने के लिए ही आए थे। चलो, अब जो हुआ वो सो हुआ। हर महीने हम भैया को किराए के पैसे भिजवा दिया करेंगे। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अब जो हुआ सो हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मोहन अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहता है और चुपचाप अपने ही घर में एक किराएदार की तरह रहने लगता है। मगर शर्मिला को अपने छोटे बेटे के साथ हुई ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ दिन बीतते हैं और 1 महीना हो जाने के बाद निशा और शुभम मोहित से घर का किराया लेने के लिए दोबारा घर आए। मोहित, 1 महीना हो चुका है, कहाँ है इस महीने का किराया? मुझे अभी के अभी 5,000 रुपए चाहिए। भैया, वो अभी लेकर आता हूँ भैया। पैसे अंदर अलमारी में रखे हैं। आप तब तक यहाँ बैठिए। इसके बाद मोहन और शर्मिला दोनों कमरे में जाते हैं। मोहित अपने साथ कुछ पैसे लेकर आता है और शर्मिला के हाथ में गहनों का बॉक्स देते हुए कहता है। मोहित के हाथ में पैसे और शर्मिला के हाथ में गहनों के 3-4 बॉक्स हैं। ये लीजिए भैया आपके पैसे। और ये रहे रोशनी बहू तेरे लिए गहने। आज से ये सारे गहने तेरे हुए। क्या गहने? मगर ये आप मुझे क्यों दे रही हैं?
ये गहने मैंने अपनी दोनों बहू को देने के लिए खरीदे थे, मगर शुभम ने जो किया वो सही नहीं किया, इसीलिए इन सब गहनों पर तेरा हक है। अब मैं ये तुझे दे रही हूँ। थैंक यू माँ जी। शर्मिला के हाथ में इतने सारे गहने देखकर निशा को लालच आ जाता है। ये क्या कर रही है आप माँ जी? इन गहनों पर मेरा भी हक है। आपके सारे गहने सिर्फ रोशनी को नहीं दे सकती। इस घर पर भी तो रोशनी का हक था, लेकिन वो तो तुम दोनों ने ही ले लिया। अब किस मुंह से इन गहनों पर हक जताने की बात कर रही हो? देखिए जी, अपनी माँ को समझा लीजिए, ये ठीक नहीं कर रही। अच्छा सुन, तुझे ये गहने चाहिए ना, तो इसके बदले में ये घर मोहित के नाम कर दे और ये सारे गहने ले ले। ये कैसी शर्त है भला? इन गहनों की कीमत इतनी ज्यादा है कि इससे मोहित एक नहीं बल्कि दो नए घर खरीद सकता है। शर्मिला के इतना कहते ही निशा की आंखें चमक जाती है और वो शुभम से गहने लेने की जिद करने लगती है। ए जी, ये घर इन्हें ही दे दीजिए, हम गहने ले लेते हैं। अरे ये क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मूर्ख मत बनो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सोने के इतने सारे गहने हैं। ये घर तो 10-15 लाख का होगा, मगर इन गहनों की कीमत, इनकी कीमत तो 25-30 लाख की लग रही है। ये घर इन्हें दे दो और इसके बदले में गहने ले लो। तो क्या तुम अब यही चाहती हो? हाँ, अब देर मत करो, कभी तुम्हारी माँ का मन बदल जाए। ठीक है, चलो तो फिर ठीक है। माँ जी, हमें गहने चाहिए, इसके बदले में हम ये घर मोहित को देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो घर के कागज मोहित के नाम कर दो और ये गहने ले जाओ। हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। शर्मिला और शुभम के बीच ये सौदा हो जाता है। मोहित और रोशनी चुपचाप से ये देखते रहते हैं और शुभम और निशा घर के बदले गहने लेकर वहाँ से चले जाते हैं और घर में अब शर्मिला, मोहित, रोशनी है। मोहित और रोशनी, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। शुक्रिया माँ जी, मगर ये घर सिर्फ मेरा और रोशनी का ही नहीं बल्कि आपका भी है। मगर माँ जी, मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, आपके पास अचानक वो गहने कहाँ से आए? आज से पहले तो मैंने कभी भी इनको नहीं देखा था। अरे बहू, वो गहने मेरे थे ही नहीं बल्कि वो सारे गहने नकली थे। मेरी गलती की वजह से ही तुम्हारा घर तुमसे छीन गया था, इसलिए मैंने ये तरकीब सोची और जिस तरह शुभम ने मुझे धोखा दिया, मैंने भी उसे वैसे ही धोखा दे दिया। इसका मतलब आपने इस घर के बदले में उन्हें नकली गहने पकड़ा दिए। वाह! यानी ये घर भी हमें वापस मिल गया और हमने कुछ गवाया भी नहीं। आप तो बहुत होशियार निकली माँ। बिल्कुल सही। होशियार तो मैं बचपन से हूँ बेटा। दीपक और सोनाली, तुम दोनों क्या कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ माँ, मैं और सोनाली बाहर घूमने जा रहे हैं। हाँ माँ जी, हम बाजार में चटपटी चाट, गोलगप्पे और दही भल्ले खाने जा रहे हैं। क्या? लेकिन बाहर इतना सब खाने की क्या जरूरत है? घर पर खाना बना रखा है, उसे खाओ। तुम लोग बाहर ये सब खाने जाओगे तो घर का खाना कौन खाएगा? माँ जी, आप खा लीजिएगा ना। देखिए, आज मेरा बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे और चटपटी चाट खाने का। प्लीज जाने दीजिए। अब माँ, अब जाने भी दो, घर का खाना हम बाद में खा लेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ फिर तुम दोनों, मगर ज्यादा उल्टा सीधा मत खाना, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। अरे ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम ज्यादा अनहेल्दी खाना नहीं खाएंगे। इसके बाद दीपक और सोनाली वहाँ से बाजार चले जाते हैं और उर्मिला को घर पर रहकर घर का बना हुआ रखा सूखा खाना खाना ही पड़ता है। अगले दिन सुबह का समय था। सोनाली नाश्ता बना रही थी और दीपक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सोनाली सबके लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती है और दीपक का लंच बॉक्स भी तैयार करके लाती है। ये लीजिए दीपक जी, आपका लंच मैंने पैक कर दिया है। थैंक यू सोनाली। उसे तो लंच दे दिया तूने, अब हमें भी नाश्ता दे दे बहू, इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ। हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए आपका नाश्ता, और दीपक तुम भी नाश्ता शुरू करो। हाँ सोनाली, मैं खाता हूँ। ए जी सुनिए ना, मैं आपसे कुछ मांगू तो आप पूरा करेंगे? अरे हाँ, बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? आज तुम ऑफिस से आते वक्त बाजार की मशहूर दुकान से गर्मा गर्म चाट पकौड़ी ले आना मेरे लिए। मेरा बड़ा मन कर रहा है चाट पकौड़ी खाने का। ये क्या कह रही है बहू? अभी कल ही तू गोलगप्पे, दही भल्ले और ना जाने क्या क्या खाने बाजार गई थी।
तेरा मन नहीं भरा? वो तो कल की बात हो गई ना माँ जी। चाट पकौड़ी खाने का तो मन आज कर रहा है। अब क्या तू रोज रोज चाट पकौड़ी खाएगी? अरे कोई बात नहीं माँ, खाने दो ना। ठीक है सोनाली, मैं तुम्हारे लिए चाट पकौड़ी ले आऊंगा। मिर्ची थोड़ी ज्यादा डलवाना, और हाँ, हरी चटनी लाना मत भूलना। हरी चटनी के बिना तो मजा ही नहीं आता। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस चलता हूँ यार। ओके, जल्दी आना। दोपहर का समय होता है। घर की डोरबेल बजती है। सोनाली दरवाजा खोलती है और कोई उसके हाथ में एक पैकेट पकड़ा कर चला जाता है। बहू, कौन था दरवाजे पर और तेरे हाथ में ये क्या है? माँ जी, वो डिलीवरी बॉय था और मेरे हाथ में ये छोले कुलचे हैं। दरअसल मैंने एक होटल से मसालेदार छोले कुलचे ऑर्डर किए थे, तो वही है ये। क्या छोले कुलचे? मगर क्यों? तूने खाना नहीं बनाया क्या आज? बनाया तो है माँ जी, मैंने दाल चावल बनाए हैं, लेकिन मेरा मन छोले कुलचे खाने का था ना, तो मैंने ऑर्डर कर दिए। आप दाल चावल खा लेना। और आज शाम ही तो दीपक तेरे लिए चाट पकौड़ी भी लाने वाला था, तो इसे मंगवाने की क्या जरूरत थी तुझे? देख बहू, इतने भी जीभ के चटाके लेने ठीक नहीं है। माफ कर दीजिए माँ जी, आज खाने दीजिए। कल से पक्का कुछ नहीं मंगवाऊंगी। पक्का? चल ठीक है फिर। सोनाली आए दिन बाहर का खाना खाती थी। घर का खाना तो उसे भाता ही नहीं था। कुछ दिन तो उर्मिला ने उसकी इस आदत को नजरअंदाज किया, मगर अब सोनाली रोज रोज बाहर से चाट पकौड़ी, टिक्की, पानी पूरी ये सब खाने लगी। तभी उसकी सास उर्मिला का भी गुस्सा बढ़ने लगा था। अगले दिन, इतनी सज धज कर कहाँ चली बहू? कहीं नहीं माँ जी, बस किसी काम से यही पास की दुकान तक जा रही थी। काम से जा रही थी या फिर कुछ खाने जा रही थी? सच सच बता। माँ जी, मेरी सहेली का फोन आया था। वो कह रही थी कि मार्केट में एक नई चाट पकौड़ी की दुकान खुली है। वहाँ बहुत अच्छी आलू टिक्की मिलती है और साथ ही उस दुकान की चाट पापड़ी भी बहुत मशहूर है। दुकान वाला आलू टिक्की पर ठंडा ठंडा दही, चाट मसाला, हरी चटनी और लाल चटनी और ना जाने क्या क्या डाल कर देता है, और उसकी पापड़ी चाट भी बहुत चटपटी और करारी है। बस ये बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तैयार होकर वही आलू टिक्की और पापड़ी चाट खाने जा रही हूँ। मेरे तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है माँ जी। बस शुरू हो गया तेरा चटोरापन। बहू, ये सब हरकतें छोड़ दे, छोड़ दे। रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं रहता। अपनी जुबान को थोड़ी लगाम लगा और इसे थोड़ा घर का खाना भी चखा। माँ जी प्लीज आज जाने दीजिए ना। नहीं, घर में बैठ और घर का शुद्ध खाना खा। तुझे पता है ये सब बाहर की खाने पीने की चीजों में आजकल लोग ना जाने क्या क्या मिलाने लगे हैं। बाहर का खाना खाने से ही लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां होती है और तबीयत बिगड़ती है। माँ जी आज जाने दीजिए ना। मैंने अपनी सहेली से भी कह दिया है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या तेरी सहेली भी आ रही है? जी माँ जी। अच्छा चल ठीक है फिर जा, मगर याद रखना ये आखिरी बार है जब मैं तुझे बाहर से ये सब अनाप शनाप खाने के लिए भेज रही हूँ। ठीक है माँ जी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ, और हाँ बहू, टाइम से घर वापस आ जाना। जी माँ जी। अगले दिन सोनाली को फिर से बाहर का कुछ चटपटा मसालेदार खाना खाने का मन करता है, लेकिन इस बार वो सोच में पड़ जाती है कि कैसे वो कुछ चटपटा खाना खाए, क्योंकि उसकी सास ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया है। और तो और अब उसकी सास ने उसे बाहर का खाना खाते हुए देख लिया तो उसकी खैर नहीं होगी। हे भगवान, अब क्या करूँ, कैसे बाहर जाऊँ? माँ जी ने सख्त मना कर रखा है बाहर जाने के लिए। अब तो मैं ऑर्डर करके भी कुछ बाहर से नहीं मंगवा सकती। माँ जी ने देख लिया तो फिर गुस्सा करेंगी। घर में बनी सब्जी रोटी खाने का भी मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्या करूँ? खाली पेट दिमाग भी नहीं चल रहा मेरा। अरे हाँ, ऐसा करती हूँ, दीपक जी को फोन लगाती हूँ और उनसे ही कह देती हूँ कि आते वक्त कुछ चटपटा मसालेदार चाइनीज फूड ले आना। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर क्या था, सोनाली दीपक को फोन लगाती है और उससे बाहर का खाना मंगवाती है, और शाम को जब दीपक उसके लिए चाइनीज फूड लेकर आता है तो वो अपनी सास से छुपा कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और आराम से बैठकर खाती है। अब सोनाली, मैं तुम्हारे लिए आज ये सब ले तो आया हूँ, मगर माँ ठीक कहती है रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं रहता। अब ये सब थोड़ा कम भी कर दो यार। क्या दीपक जी, आप भी मुझे माँ जी की तरह ताने सुना रही हैं? सिर्फ एक ये खाने पीने का ही तो शौक है मुझे, आप मुझे इसके लिए भी मना कर रही हैं? हाँ,
क्योंकि हमें और माँ को तुम्हारी परवाह है। कुछ दिनों तक सोनाली इसी तरह दीपक से बाहर का खाना मंगाती है और अपनी सास को बिना बताए अपने कमरे में बैठकर खाती है। लेकिन जब दीपक भी सोनाली के लिए रोज रोज बाहर का खाना लाकर थक गया तो उसने सोनाली की इस आदत को छुड़वाने की ठान ली। एक दिन, क्या हुआ बहू, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तू रात को खाना ही नहीं खा रही, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ जी, कहीं तूने मेरी बात का ज्यादा बुरा तो नहीं मान लिया? देख बहू, मैं तुझे रोज रोज बाहर का खाने से मना करती हूँ, मगर कभी कभी तो तू बाहर का खाना खा ही सकती है। इसीलिए चल, आज मैं तेरे लिए दीपक से कहकर आलू टिक्की बर्गर मंगवा देती हूँ, वो भी चीज के साथ। क्या सच में माँ जी? आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, मैं सच में तेरे लिए बर्गर मंगवा रही हूँ। वैसे भी इतने दिनों से तो तूने बाहर का कुछ खाया ही नहीं। माँ जी, आप नहीं जानती, मगर मैं तो रोज ही बाहर का खाना खा रही हूँ। इसके बाद दीपक ऑफिस से आते वक्त अपनी माँ के कहने पर सोनाली के लिए बर्गर ले आता है, जिसे सोनाली आराम से बैठकर खाती है। माँ जी, आप भी लीजिए ना। नहीं नहीं बहू, तू ही खा, मुझे इन सब का शौक नहीं है। दीपक जी, आप तो लीजिए ना। नहीं सोनाली, तुम ही खाओ। जैसे ही सोनाली बर्गर खाना शुरू करती है, उसके मुंह में कुछ अटक जाता है और जैसे ही सोनाली उसे बाहर निकाल कर देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है। ये क्या है? कॉकरोच! मेरे बर्गर में कॉकरोच है! छी छी छी, खाने में कॉकरोच? बहू, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाहर का खाना मत खाया कर, देख लिया इसका नतीजा। मैं भी कहता था ना कि बाहर का खाना अनहाइजेनिक होता है, मगर तुम मानी नहीं। छी! मैं आज के बाद कभी बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। इसे जल्दी फेंक दीजिए दीपक जी, और आज के बाद कभी कुछ मत लाना। सोनाली वहाँ से उठकर कुल्ला करने जाती है। आपका आइडिया काम कर गया माँ। मैंने आपके कहने पर आते वक्त इस बर्गर में नकली कॉकरोच रख दिया था। मैंने तो पहले ही कहा था ये आइडिया काम कर जाएगा। अब इस नकली कॉकरोच को यहाँ से जल्दी हटा दे, इससे पहले सोनाली देख ले। हाँ माँ, अब तो सोनाली सपने में भी कभी बाहर का खाना नहीं खाएगी।